हेलो फ्रेंड, हम लोग सेट नंबर 9 को डिस्कस कर रहे थे। कल के वीडियो में हम लोग झारखंड के जीके को डिस्कस कर चुके हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग समान अध्ययन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक के ने राज्यारोपण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र के द्वारा भी मारा गया? तो ये राजा कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या नागदशक? तो मगध का वह राजा जिसने अपने पिता का हत्या का राजा बना था वो था अजातशत्रु, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब इस वंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले बात किया जाए कि मगध पर शासन करने वाला जो पहला वंश होता है वो हर्यक वंश होता है। ठीक है, पहला जो वंश हुआ आया मगध पर शासन करने वाला वो कौन था? तो हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे ये बिंबिसार थे। ठीक है, बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो गए? बिंबिसार। बिंबिसार ने अपनी जो राजधानी बनाई थी ये किसको बनाई थी? तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी को राजगृह में बनाया था। ठीक है, बिंबिसार की राजधानी कहाँ पर थी? राजगृह में थी। क्योंकि हर्यक वंश में जितने भी राजा होते हैं वो अपने पिता का हत्या करके ही नेक्स्ट राजा बनते हैं, इसलिए इस वंश को हम पितृहत्या वंश के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, हर्यक वंश को हम और किस नाम से जानते हैं? तो पितृहत्या वंश के भी नाम से जानते हैं। बिंबिसार का जो हत्या इसका पुत्र होता अजातशत्रु। बिंबिसार का जो हत्या कौन कर देता? अजातशत्रु। अजातशत्रु इसका हत्या करके स्वयं फिर हर्यक वंश का अगला राजा बनता है। ठीक है, अजातशत्रु बन गया अगला राजा किसका हत्या करके? तो बिंबिसार का। अजातशत्रु के शासनकाल में बस एक महत्वपूर्ण घटना होता है जिसे आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो है 483 बीसी में 483 बीसी में पहला बौद्ध संगति होता है। ठीक है, 483 बीसी में पहला बौद्ध संगति होता है किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। इसके बाद जो इसका पुत्र होता है उदयन। ठीक है, इसका पुत्र कौन होता है? उदयन। ये उदयन भी अजातशत्रु का हत्या करता है, उसके बाद जो है हर्यक वंश का नया राजा बनता है। ठीक है, उदयन किसका हत्या कर दिया? अजातशत्रु का, और उसके बाद ये स्वयं राजा बन जाता है। उदयन के समय बस ये उदयन के लिए एक महत्वपूर्ण घटना को याद रखिए कि उदयन सबसे पहले क्या है, एक पाटलिपुत्रा नामक नगर को बसाया। ठीक है, पाटलिपुत्र नामक एक नगर को बसाया। उसके बाद क्या है, ये अपना जो राजधानी है स्थानांतरित कर लेता है राजगिरी से पाटलिपुत्र में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछता है कि राजगिरी से पाटलिपुत्र तक पाटलिपुत्र को राजधानी कौन बनाया था, या उदयन? या इसको इस तरह से भी पूछता है कि पाटलिपुत्र नामक नगर किस हर्यक वंश के शासक द्वारा बनाया गया था? तो पाटलिपुत्र का। उसके बाद बात किया जाए तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक होता है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन बनता है? तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक बनता है ये नागदशक बनता है। नागदशक। इसके बाद यहाँ पर हर्यक वंश का जो है जो शासन है समाप्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है मगध में फिर से स्टार्ट होता है शिशु नागवंश। तो इससे रिलेटेड बस इतना ही पॉइंट पूछता है कि कौन सा किसको हत्या किया, या फिर किसने अपने राजधानी कहाँ बनाई, या फिर इससे जो है इसका जो अंतिम शासक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बार बार पूछता है कि हर्यक वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। होप आप इन पॉइंट को नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेख में है वो कहाँ पर है? तो तंजावुर में, उरायूर में, कांचीपुरम में, या उत्तर मेरूर में? तो चोलों का अधीन ग्राम प्रशासन के जो बहुत सारे शिलालेख हैं ये अभी फिलहाल उत्तर मेरूर में, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सूची निम्नलिखित में कौन सुमिलित है? निम्नलिखित में कौन सुमिलित है? तो रचना और उसके लेखक। तूतीनामा। तूतीनामा के लेखक अमीर खुसरो नहीं, तूतीनामा के जो लेखक हैं ये कौन है? तो तूतीनामा के लेखक हैं जिया नक्शवी। ठीक है, तूतीनामा के जो लेखक हैं ये जिया नक्शवी हैं। उसके बाद तबकात नासरी। तबकात नासरी के जो लेखक हैं जियाउद्दीन मनी नहीं, ये तबकात नासरी के जो लेखक हैं ये मिनहाज ए सिराज है। ठीक है, बस यहाँ पर आप सिराज याद रखिए, उतना लंबा नाम याद रखने का जरूरत नहीं। तबकात नासरी के लेखक कौन है? तो सिराज है। फुतुअस सलातीन इसामी, ये सही है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा? ठीक है, 19वीं शताब्दी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो ब्रिटिश सरकार का, ईसाई धर्म प्रचारक का, या प्रबुद्ध भारतीयों का? तो 19वीं शताब्दी में भारत में जो आधुनिक शिक्षा का प्रसार होता है ये इन सभी के द्वारा ही होता है, यानी जो यहाँ पर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार भी, ईसाई धर्म के द्वारा भी, और प्रबुद्ध भारतीयों के द्वारा भी।
सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 19वीं भारत में ही जो ब्रिटिश सरकार ने कई तरह के शिक्षा के लिए आयोग लाए, जैसे इसमें से एक महत्वपूर्ण था कौन सा आपका, तो ये वुड डिस्पैच का नियम जो भारतीय शिक्षा का आधार कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच का नियम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था भारत में आधुनिक शिक्षा को लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। ठीक है, भारत में जो आर्थिक उपनिवेशवाद का जो आर्थिक आलोचक इनमें कौन कौन थे, तो रोमेश चंद्र दत्त, पृथ्वीश चंद्र रॉय यानी पीसी रॉय और दादा भाई नौरोजी। तो अंग्रेजों के द्वारा जो भारत का आर्थिक शोषण हो रहा था उसके जो आलोचना कर रहे थे ये सभी थे, दादा भाई नौरोजी भी किए थे, पीसी रॉय भी किए थे और रोमेश चंद्र दत्त ने भी किए थे। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये सभी हो जाएंगे, तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन डी में 1, 2 एंड 3। ये सभी जो है भारत में जो उपनिवेशवाद आर्थिक हैं ये उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया। ठीक है, सबसे पहले किस अधिवेशन में जो है स्वशासन या स्वराज की मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखी गई थी, तो कोलकाता अधिवेशन 1906, लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929 या हरिपुरा अधिवेशन 1939। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सब जो है स्वशासन या स्वराज की मांग रखी गई थी सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन 1906 में, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन 1906 के जो अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर जो अध्यक्षता कर रहे थे ये दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। ठीक है, कौन कर रहे थे, दादा भाई नौरोजी, 1906 का कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन। सबसे पहले अगर बात किया जाए स्वराज शब्द का यूज किसने किया, ठीक है, सबसे पहले अगर बात किया जाए स्वराज शब्द का प्रथम बार यूज किसके द्वारा किया गया था, तो प्रथम बार जो है ये यूज दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये शब्द सबसे पहले यूज किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद बात किया जाए कि कांग्रेस ने किस वर्ष जो है किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, यहाँ पर सबसे पहले एक पॉइंट था कि यहाँ पर किस वर्ष में पहले मांग रखा था, 1906 में मांग रखा, लेकिन पूर्ण स्वराज की घोषणा कब कर दिया गया था, तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज मांगा गया। उसके बाद इसके जो अध्यक्षता कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद ये पूर्ण स्वराज के मांग के बाद ये जो है 26 जनवरी 1930 जो है 26 जनवरी 1930 से जो है स्वराज दिवस बनाने की घोषणा कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही नहीं है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र में होना चाहिए, यानी ये सही हो जाएगा। उसके बाद व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, लोकतंत्र में जो है व्यक्तियों की गरिमा की बात की गई, ये भी सही है। उसके बाद बहुसंख्यकों का शासन नहीं, यहाँ पर जो है बहुसंख्यकों का शासन नहीं है, यानी ये जो कथन है गलत हो जाएगा। अब विधि की समझ समानता, ये भी बात हमारे लोकतंत्र में है, यानी जो यहाँ पर जो कौन सा विकल्प सही नहीं होगा, जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुसंख्यकों का शासन, ये हमारे लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्राथमिकता संसद से ज़्यादा है। ठीक है, संविधान हमारे संविधान को हमारे संसद से ऊपर क्यों रखा गया, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाया जाए और उसे कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। ठीक है, ये बिल्कुल सही कथन है। संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती, नहीं, संविधान में संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है, ये कथन गलत हो जाएगा। संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से बड़े नेता थे, ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाया जाए और उसे कौन सी शक्तियाँ प्राप्त की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में कौन सा उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा का अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये सीधा सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर कोई बिल पास हो रहा है तो वहाँ पर जो है बराबर वोट, उसके अगेंस्ट में भी 50 वोट डला गया, मान लीजिए उसमें 50 वोट अगेंस्ट में और उसके पक्ष में भी 50 वोट डला गया, तो इस स्थिति में क्या है, उस बिल पर जो बराबर पक्ष हो गया, तो उस स्थिति में जो लोकसभा अपना एक निर्णायक वोट देता है वो कौन से अनुच्छेद के द्वारा देता है, तो अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 100 या अनुच्छेद 102। तो ये जो है वोट है लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 100 का प्रयोग करके देता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसे हम निर्णायक मत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में कौन सा रिट जारी कर सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय का जो रिट जारी करने का जो है कौन सा अनुच्छेद है, तो उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके रिट जारी कर सकता है। और ये किसके लिए पूछ रहा है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या प्रतिदेश। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो रिट जारी किया जाता है उसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शून्य काल का समय है सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे से 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, या दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। तो संसद में जो शून्य काल का समय है वो है दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन डी हो जाएगा। और संसद का जो शून्य काल का जो प्रावधान है ये भारत के द्वारा ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित तटों में कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैंप कमरिन के मध्य स्थित है। ठीक है, जो ये क्या पूछ रहा है, भारत के निम्नलिखित तटों में कौन सा जो है कृष्णा डेल्टा और कैंप कोमोरिन के मध्य स्थित है। तो कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, मालाबार तट या कोंकण तट। तो कृष्णा डेल्टा और कैंप कोमोरिन के मध्य जो स्थित है ये कौन सा तट है, ये कोरोमंडल तट है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कहाँ पर है, तो लिटिल अंडमान में, लिटिल निकोबार में, ग्रेट निकोबार में या बैरन द्वीप में। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये बैरन द्वीप है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी किससे संबंधित हैं, तो आस्ट्रिक से, कोकोसयार्ड से, मंगलोइड से या निग्रोइड से। तो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी संबंधित है वो मंगलोइड से संबंधित है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है, भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि प्रति वर्ष जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार वन कहाँ पर पाया जाएगा, तो मालवा के पठार में, पूर्वी घाट पे, पश्चिमी घाट में या छोटा नागपुर के पठार में। तो सदाबहार वन जो पाए जाते हैं वो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, ये कौन सा सुरक्षा अधिनियम बोल रहा है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 2006 में, 2007 में, 2008 में या 2011 में। तो असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जो है ये 2008 में पारित होता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, तो कृषि, उद्योग, सहकारिता या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र में आता है ये हो जाएगा कृषि, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कृषि के अलावा आप याद रखिए, जो कृषि के अलावा इसमें प्राथमिक क्षेत्र में और क्या हो जाएगा, तो जितने भी वन के उत्पाद हो जाएंगे वो भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो हम खनन या उत्खनन करते हैं वो भी जो है प्राथमिक क्षेत्र का ही उदाहरण है, ये काफ़ी बार पूछ लेता है, तो आप इन पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को, 25 जनवरी को, 15 फरवरी को या 25 फरवरी को। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये 25 फरवरी को मनाया जाता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक है, ये सेमी एरिड ट्रॉपिक्स मैंने एक बार और बताया था कि जहाँ पर भी सेमी एरिड ट्रॉपिक्स वाला आ जाए वो हैदराबाद में है। तो यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ पर है, तो इसका जो सेंटर है ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरडेगा कप का संबंध किस खेल से संबंधित है, हॉकी से, फुटबॉल से, पोलो से या गोल्फ से। तो मरडेगा कप किससे संबंधित है, तो मरडेगा कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चेरोकान किस राज्य का लोक नृत्य है, मेघालय का, मिजोरम का, असम का या राजस्थान का। तो चेरोकान जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये मिजोरम का लोक नृत्य है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीर भूमि का संबंध है चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या ज्ञानी जेल सिंह। तो वीर भूमि जो है ये किसका समाधि स्थल है, तो राजीव गांधी का, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य में घर घर निगरानी ऐप जारी किया गया था। ठीक है, तो ये कौन सा ऐप है, घर घर निगरानी ऐप किस राज्य के द्वारा जारी किया गया है, तो पंजाब सरकार, महाराष्ट्र सरकार, झारखंड सरकार या केरल सरकार। तो घर घर निगरानी जो ऐप है ये आपका पंजाब सरकार के द्वारा जारी किया गया, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। काले चावल यानी चा खाओ के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो मेघालय को, केरल को, बिहार को या मणिपुर को। तो चखाओ जो है ये कहाँ का है, तो मणिपुर का है। चखाओ का जीआई टैग किस राज्य को मिला है, तो मणिपुर को, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ निम्नलिखित में कौन है, विजय शेखर शर्मा, सतीश कुमार गुप्ता, प्रदीप सिंह खरोल या समीर अग्रवाल। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के जो सीईओ हैं ये विजय शेखर शर्मा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 33वां ग्रीष्मकाल ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 33वां ग्रीष्मकाल ओलंपिक खेल 2024 का कहाँ पर होगा, तो टोक्यो जापान, लॉस एंजल्स अमेरिका, पेरिस फ्रांस, स्टॉकहोम स्वीडन। तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है ये पेरिस फ्रांस में होगा, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, दुबई में, अबू धाबी में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में। तो वर्ल्ड एक्सपो 2020 का जो आयोजन किया गया है ये दुबई में किया गया है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है, तो संजय कपूर, दोरगो आंगचुक, अपूर्वा चंद्र या किरण मजूमदार। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले जो पहले भारतीय हैं ये दोरगो आंगचुक है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वां G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था। ठीक है, तो ब्रिटेन के द्वारा जो आयोजित है G7 47वां नंबर का G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था, वन अर्थ वन हेल्थ, सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड, बिल्ड बैक बेटर, कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। तो यहाँ पर जो इसका थीम रखा गया था बिल्ड बैक बेटर, यानी BBB। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।